हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाई चैटिंग नहीं आपस में, अब आप अध्ययन कक्ष में पहुंच चुके हैं। डी के पांडे, आज पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, ये आपने देखा था कि यहाँ जब कोई ठोस पदार्थ है और इसकी सतह पर ये तमाम प्रकार के गैसें आकर के अवशोषित हो जाती हैं, अधिशोषित होती हैं, और इनको क्या कहा जाता है? एडसॉर्बेंट। क्यों एडसॉर्बेंट? माने अधिशोषक। इनको क्या कहा जाता है? अधिशोषक। और इनके पृष्ठ पर जो गैस या द्रव के कण आकर के इनकी सतह पर जो आकर के एकत्रित होते हैं, इनको कहा जाता है एडसॉर्बेंट या अधिशोष्य। ये अब अधिशोषक पर अधिशोष्य जब आता है तो एक आकर्षण बल कार्य करता है, दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है। अगर यही दोनों के बीच, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच आकर्षण बलों के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार का होता है यह अधिशोषण। आपका अगर ये दो प्रकार का, दोनों आपको एक साथ चल रहे हैं लेकर के, अलग अलग नहीं, एक साथ तुलनात्मक हो जाएगा। आपका होता है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण। अगर देखो यहां पर अधिशोषक के ऊपर जो गैस के कण, गैस के छोटे छोटे कण आकर के संचित होते हैं, अगर भौतिक बलों के द्वारा आकर के संचित होते हैं। भौतिक बल आपका कौन सा होता है? वान डेर वाल्स बल, जो कि आपका दुर्बल होता है। वान डेर वाल्स आपका क्षीण बल होता है। तो अगर ये क्षीण बलों के द्वारा आकर के इस पर आकर्षित होते हैं, संचित होते हैं, तो वो अधिशोषण कहलाएगा भौतिक अधिशोषण। अगर यहीं पर ये अधिशोषक के ऊपर एडसॉर्बेंट अधिशोष्य के कण आपके रासायनिक बलों द्वारा बंध बनाते हुए आकर के इस पर अधिशोषित होते हैं, तो ये आपका कहलाएगा रासायनिक अधिशोषण। इसी आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। देखिए यहां तो एक तरफ भौतिक अधिशोषण हो जा रहा है और इधर रासायनिक अधिशोषण, या इसी को देखिए एक नाम और पूछा जा सकता है, रसावशोषण से नाम से, या रसावशोषण माने केमिसॉर्प्शन। ये है केमिकल एब्जॉर्प्शन, या केमिसॉर्प्शन। ये इनको रसावशोषण के नाम से पूछा जा सकता है, रसावशोषण, या इसको कहा जाता है आपका केमिसॉर्प्शन या रासायनिक अवशोषण। अब इसकी परिभाषा आपको अभी बताया गया था यहां कि जब अधिशोषक के सतह पर जब किसी ठोस पदार्थ के इसको नंबर 1 डाल लीजिए आप, किसी ठोस पदार्थ के सतह पर गैस के अणु भौतिक बलों द्वारा, भौतिक बलों, कोष्ठ में लिख लीजिए वान डेर वाल्स बल, भौतिक बल आपका क्या होता है? वान डेर वाल्स बल है। उस वान डेर वाल्स बल यानी भौतिक बलों द्वारा संचित होते हैं तो वह प्रक्रम
भौतिक अधिशोषण कहलाता है। भौतिक अधिशोषण कहलाता है। माने जब अधिशोष और अधिशोषक, एब्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेट दोनों के मध्य अगर फिजिकल फोर्स लगता है या वांडर वाल्स फोर्स के द्वारा दोनों आकर के एक दूसरे एक साथ एकत्र होते हैं या उसकी सतह पर भौतिक बलों द्वारा एकत्र होते हैं तो वो आपका कहलाता है भौतिक अधिशोषण या फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर वहीं पर जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर, ठोस पदार्थ की सतह पर गैस के अणुओं का रासायनिक बलों द्वारा, रासायनिक बल आपका आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, तो रासायनिक बल आपका रासायनिक बलों द्वारा संचित, सतह पर गैस के अणुओं का रासायनिक बलों द्वारा संचित होना रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। ये अब देखिए, भौतिक अधिशोषण का मतलब भौतिक बलों द्वारा बहुत कम बल होता है, जिसे आप देखते हैं मोटरसाइकिल या गाड़ी आपका कोई कार और है, उस पर भी अगर मिट्टी आकर के चिपक जाती है कि नहीं, कार पर मिट्टी आकर चिपक जाती है और बाद में मिट्टी को चाहे तो आप झाड़ दीजिए तुरंत फिर साफ भी हो जाएगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक बलों द्वारा जब किसी पदार्थ का, जैसे यहां पर अगर मान लीजिए ये आपका ठोस पदार्थ है, ये आपका ठोस पदार्थ मान लीजिए एल्युमिनियम आपने ले लिया, इस पर अगर ऑक्सीजन गैस का अवशोषण कराया जाएगा, अगर यहां पर ऑक्सीजन गैस जब अवशोषित होता है इसके सतह पर, देखिए ये ऑक्सीजन गैस है, अब ये ऑक्सीजन गैस सतह पर हो जाता है तो बन जाता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये भौतिक अधिशोषण बड़े आसानी से जो आकर के चिपक जाते हैं, आपके कपड़े पर मिट्टी लग जाती है, गाड़ियों में मिट्टी लग जाती है, तो उसको आप आसानी से हटा भी सकते हैं। लेकिन ये जब रासायनिक अधिशोषण होता है तो आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड ये बंधेंगे गैस के कण अधिशोषक से, तो या तो आयनिक बॉन्ड द्वारा बंधेंगे या कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड प्रबल होता है, आपका आयनिक बॉन्ड प्रबल होता है, ये इसको तोड़ने में समस्या आएगी। तो ये एक बार तैयार हो जाता है तो ये इस प्रकार का जब कस के बंध जाता है, ये कहलाता है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण, इस प्रकार का प्रक्रम। तो रासायनिक बलों के द्वारा अगर अधिशोषक के सतह पृष्ठ पर कोई गैस का कण या द्रव की सतह, द्रव का कण आकर के इस पर चिपक जाएगा, एक बार चिपक जाएगा तो ये आपका रासायनिक यौगिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। अब इनके कुछ लक्षण भी हैं, चाहे इसमें डिफरेंस आप जान लीजिए, इनके कुछ लक्षण भी हैं। अब जैसे अब इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन माने प्रकृति, दूसरा नंबर में जिसे प्रकृति, इनको नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। माने भौतिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है, भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, मतलब विशेष नॉन स्पेसिफिक नेचर के होते हैं ये, माने इनकी प्रकृति भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। अच्छा भैया, काहे नहीं होती है, विशेष प्रकार की, अच्छा इसकी जो है, अब यहां इसको हम मिटा दे रहे अभी, इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है,
देखो ये विशेष प्रकार का है, ये आपका विशेष प्रकार का नहीं है। जैसे मिट्टी को चिपकना है तो ये जरूरी नहीं कि यह कब कोई पहचानेगा कि आपकी उस गाड़ी पर न चिपके, हम दूसरे की गाड़ी पर ही चिपके, ऐसी तो बात है नहीं। वो जहां पाएगा, तो इसी प्रकार गैस के अणु आकर के जिस ठोस पर आते हैं आकर के चिपक जाते हैं। इनकी भौतिक जो आपका अधिशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन, उनकी कोई विशेष प्रकृति नहीं होती। जहां पाते हैं, जहां मौका पाते हैं चिपकने का हो जाता है, वहीं जाकर चिपक जाते हैं। वंडर बाल्स पर पर्याप्त होता है, तो जहां मौका मिलता है उनको वहीं पर आकर के ये चिपक जाते हैं। लेकिन इनकी विशेष प्रकृति की होती है ये। जैसे कुछ विशेष लोग होते हैं, कुछ लोग आप ही में होते हैं, कुछ लोग घर पे भोजन करना होता है तो उनको चाहे जिस प्रकार की सब्जी मिलेगा, जो भी मिलेगा, अपन खा पी करके फिट हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं छोटे, दूध नहीं पीते, हाँ, उनको बड़ी परेशानी हो जाती। वो कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिससे आपके कहीं कोई फंक्शन होता है तो चीफ गेस्ट आते हैं, वो विशेष प्रकार के हैं, उनको आप चीफ गेस्ट अलग से विशेष प्रकार का चेयर व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग हैं आपको जहां बैठा दिया जाए वहीं जाकर के, अरे भाई एक दिन आप लोगों की विशेष आप हो जाएंगे, जिस दिन शादी करने जाएंगे उस दिन आप विशेष प्रकार के हो जाएंगे, आप भी की विशेषता अलग हो जाएगी, आप चीफ गेस्ट हो जाएंगे। वहां सारे बारातियों को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको विशेष स्थान दिया जाएगा। एल्युमिनियम यहां अब क्या था, देखो एल्युमिनियम का अभी आपने देखा, यह धातु एल्युमिनियम है, यह विशेष केवल ऑक्सीजन को ही लेकर के ऑक्साइड बना रहा है। अगर ये कॉपर अगर रख दिया जाए तो कॉपर से क्रिया नहीं करेगा, अन्य दूसरे पदार्थों से जिससे अभिक्रिया करेगा, जिससे रासायनिक बंध बनने की संभावना होगी, हाँ, वही इनका अधिशोषण होगा। जहां रासायनिक बंध बनेगा वहीं पर इनका अधिशोषण होगा, अन्यथा अधिशोषण नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये इनकी प्रकृति विशेष प्रकार की होती है और इनकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। दूसरा पॉइंट हो गया। अगला नंबर, अच्छा अब ये देखिए एक और तैयार हो जा रहा है। जब किसी के गाड़ी वाड़ी पर मान लीजिए मिट्टी लग जाता है तब उसको साफ कर देते हैं, फिर गाड़ी अपने आप तैयार हो जाती है। यह किस प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। भौतिक परिवर्तन नंबर 3, उत्क्रमणीय प्रक्रम, माने रिवर्जिबल फिनोमिना है, ये रिवर्जिबल प्रोसेस होता है इसमें। उत्क्रमणीय प्रक्रम, जैसे किसी पदार्थ पर गैस आकर के चिपक गया, गैस का अणु गर्म कर दीजिए, गैस का अणु उड़ करके भाग जाएंगे, गैस का अणु फिर उसमें नहीं रहेगा, वो अपने आप वाष्पित होकर के हट जाएगा, तो ये फिर अपने पुनः अपने रूप में हो जाता है, पूरा उल्टा आ जाता है, अपने रूप में आ जाता है। तो ये उत्क्रमणीय यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय होता है। पॉइंट याद रखिए सब। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्जिबल होता है। एक बार बन गया एल्युमिनियम, अगर ऑक्साइड से क्रिया करके ऑक्सीजन से एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया, एल्यूमिना Al2O3 बना लिया, फिर वो एल्युमिनियम में परिवर्तित तुरंत नहीं होगा, उसको बंधन को तोड़ने में काफी समस्या होगी। समझ रहा है? तो ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें अधिशोषक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों। अधिशोषक की प्रकृति नंबर 4, अधिशोषक की प्रकृति माने नेचर ऑफ एब्सॉर्बेंट, अधिशोषक की प्रकृति। अब देखिए अधिशोषक की प्रकृति पर भी निर्भर, जो अधिशोषक, जैसे अधिशोषक आपके ये चारकोल,
आपका चारकोल है, और अधिशोषक क्या बताया गया है, सिलिका जेल। और अधिशोषक क्या बताया गया है, उत्क्रमणीय ये संक्रमण धातु, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। आपका संक्रमण तत्व प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये निकिल है, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम इत्यादि संक्रमण। अच्छा, चारकोल जो होता है, अब देखिए सब ये अधिशोषक है, आपका एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट है, आपके अधिशोषक हैं ये। इनकी प्रकृति क्या होती है, ये क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन जो तमाम प्रकार के वातावरण में विभिन्न प्रकार की दूषित गैसें हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ये पॉल्यूशन से संबंधित गैसों का कार्य करते हैं। पॉल्यूशन गैस, प्रदूषित जो गैस होती है जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, Cl2, CO2 इत्यादि, जैसे NH3, CO2, SO2, तमाम Cl2, अरे तमाम जो गैसें वायुमंडल में होती हैं, ये जो हानिकारक गैसें भी हैं, ये पॉल्यूशित गैसों को अधिशोषित करने का कार्य करता है। देखिए इनकी प्रकृति क्या है, इनकी ये गैसों को अवशोषित करता है। और सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है, मॉइस्चर। आपने देखा होगा, अभी लैपटॉप भी खरीदने जाएंगे, मोबाइल खरीदने जाते हैं, लैपटॉप में आपने देखा है माउस वगैरह जो उसका रखा रहता है वहाँ, या मोबाइल में, तो उसमें भी सिलिका जेल छोटी छोटी पुड़िया बना कर रख दी जाती है। वो क्या करता है, उनके नमी को, जिससे कि अगर मॉइस्चर पाएगा तो सर्किट भी कर सकता है। इसलिए मॉइस्चर यानी नमी को अवशोषित करने का कार्य ये करता है। मॉइस्चर नमी को अधिशोषित करता है। और प्लेटिनम, ये जो होते हैं, ये धातु जैसे निकिल या प्लेटिनम, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अवशोषित करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं इनके। तो ये धातु जो होते हैं कुछ, ये H2O2 इत्यादि गैसों को अवशोषित करते हैं, O2, Cl2 इत्यादि। H2O2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और गैसों को अवशोषित करने का कार्य ये करते हैं। तो सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। इसका मतलब देखो, अधिशोषक की प्रकृति क्या होती है, इनकी प्रकृति भौतिक अधिशोषक की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है, इनकी भी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। रसायन, इसकी भी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, यानी यह भी प्रकृति पर निर्भर करता है। रासायनिक अधिशोषण भी प्रकृति पर निर्भर करता है, यह भी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन को अवशोषित करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, कॉपर को अवशोषित नहीं करेगा। अन्य जो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे या रासायनिक बंध बनाएंगे, अधिशोषक अधिशोषक के बीच जब रासायनिक बंध बनेगा तभी उनमें अधिशोषण होगा, अन्यथा अधिशोषण नहीं होगा। तो इनकी प्रकृति भी अधिशोषक की प्रकृति भिन्न होती है, ये अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, माने भिन्न होती। ये अधिशोषक, यह अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिशोषण, यह अधिशोषण की प्रकृति पर, अधिशोषक की प्रकृति पर, ठीक, अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है ये। अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे अगला पॉइंट बताते हैं अभी हम तुरंत। अच्छा, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं।
देखो जिस प्रकार भौतिक अधिशोषण आज का फिजिकल एब्जॉर्प्शन एब्सॉर्बेंट पर निर्धारित कर रहा है, अब एब्सॉर्बेंट पर भी निर्भर, गैसों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगला नंबर, गैसों की प्रकृति। देखिए, जो गैसों की प्रकृति, कौन सी गैस ज्यादा आसानी से उस पर आकर के चिपकते हैं भौतिक अधिशोषण में? जो गैस सरलता से द्रवित हो जाते हैं, जो गैस सरलता से द्रवित हो जाते हैं, जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है, वो जो सरलता से द्रवित हो जाते हैं या उनको द्रव, गैस तो ऐसे आके चिपकेगा नहीं, गैस जब द्रव के रूप में परिवर्तित होगा तभी उस पर चिपकेगा ठोस पदार्थ पर, है? तो जो गैस सरलता से द्रवित हो जाते हैं, जो गैस सरलता से द्रवित हो जाते हैं, वे अधिशोषक के पृष्ठ पर आसानी से चिपक जाते हैं, आसानी से चिपक जाते हैं। इनका क्रांतिक ताप उच्च होता है, इनका क्रांतिक ताप उच्च होता है। और यहां सभी गैस आसानी से नहीं चिपकती, जिनके ये गैसों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, क्योंकि गैस और ठोस यानी अधिशोषक अधिशोष के मध्य वे गैसें जिनमें ठोस तथा गैस के मध्य रासायनिक बंध बनने की संभावना होती है। रासायनिक बंध बनने की संभावना या रासायनिक क्रिया बनने की संभावना होती है या रासायनिक क्रिया होती है। जिनमें रासायनिक क्रिया होगी अगर अधिशोषक अधिशोषक के बीच, तभी उनमें रासायनिक अधिशोषण होगा। अगर रासायनिक बंध नहीं बनेगा, अभिक्रिया नहीं होगी, तो रासायनिक अधिशोषण नहीं होगा। और इनमें जो सरलता से द्रवित हो जाते हैं, इसका मतलब जो द्रवित हो जाते हैं वो गैस ज्यादा, उनके अधिशोषण की संख्या बढ़ जाती है, वो आसानी से आकर के इस पर अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, एंथैल्पी, गैसों की एंथैल्पी या अधिशोष की एंथैल्पी। पांचवा छठवां जो भी नंबर डाल लो, एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा, जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, उनकी एंथैल्पी मात्रा कम होती है। ये बहुत ही कम ताप पर आसानी से द्रवित हो जाते हैं, वैसे इनकी एंथैल्पी, भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी का मान कम होता है। ये कम ताप पर ही भौतिक अधिशोषण होने लगता है। इनकी एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। इनकी एंथैल्पी का मान कम होता है। ये इनकी एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से होती है। इनकी एंथैल्पी माने बहुत ही कम ताप पर ये भौतिक अधिशोषण शुरू हो जाता है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा? इनकी एंथैल्पी उच्च होती है। देखिए, ठीक इसी के विपरीत है रासायनिक अधिशोषण।
इसका बढ़ रहा है, ये बराबर दौड़ रहा है, ये इसका बढ़ रहा है हमेशा, इसका हर चीज में घट रहा है आपका। रासायनिक अवशोषण की एंथैल्पी रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। यह 50 से 400 किलो जूल, कहीं कहीं 200 किलो जूल है, हाँ पुस्तक में कहीं कहीं आप 200 चाहे 400 200 किलो जूल प्रति मोल होती है। इनका एंथैल्पी आपका रासायनिक अवशोषण का एंथैल्पी उच्च होता है और इनकी एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है एंथैल्पी। ठीक है। अच्छा, अब अगला नंबर, पृष्ठ का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या मतलब, अगर जितना ही पृष्ठ जिसका बढ़ता जाएगा उतना ही अधिशोषण क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी। अधिशोषण जैसे अगर देखिए यहां पर, अगर मान लीजिए ये आपका एक ठोस पदार्थ है गोला, ठीक है, या इसको इस तरीके से भी ले लीजिए, ये इस तरीके का ठोस पदार्थ है। अब इस पर अगर द्रव गैस के कण इसके सतह पर ही हो रहे हैं ना, ये अगर इसके पृष्ठ को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाएंगे, इसको दो भाग में कर दीजिए, काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से तैयार हो जाएगा इसका, और ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब इसके देखिए यहां सतह पर हो जाएंगे, यहां सतह पर आ जाएंगे, गैस के कण इधर आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे, देख रहे हैं ना। पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है तो गैस के कण क्या होंगे, ज्यादा अधिशोषित होंगे। इसको है, अगर ये गैस के कण यहां पर है आपके, देखिए यहीं तक, अगर इसको गैस का इसका अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो गैस के कण और अधिक अधिशोषित होने देंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण का मान भी बढ़ता है, भौतिक अधिशोषण बढ़ता है और रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर। तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। यहां भी इसका भी भौतिक अधिशोषण क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है। अच्छा, इस तरह नोट करिए, दो पॉइंट और है, उसको बता देते हैं, नोट करिए तुरंत। अगला नंबर, ताप, टेम्परेचर। देखिए आप भौतिक अधिशोषण जो होता है कम ताप पर ही अधिशोषित होना शुरू हो जाता है। हाँ, भौतिक अधिशोषण यह कम ताप पर ही अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है। अच्छा, जब ये कम ताप पर होगा रासायनिक अवशोषण क्या होगा, उच्च ताप पर। रासायनिक अवशोषण उच्च ताप पर अधिशोषण क्षमता, रासायनिक अधिशोषण अधिक होता है। अधिक होता है। यह क्या होता है,
पहले टेम्परेचर को कम करते हैं तो पहले ये भौतिक अवशोषण परिवर्तित होता है, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो ये रासायनिक अवशोषण में परिवर्तित हो जाता है। ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते जाइए तो अवशोषण इसका बढ़ता चला जाएगा, नहीं, थोड़ी देर बाद बढ़ेगा फिर अधिशोषण धीरे धीरे कम होता जाएगा। समझ रहा है? तो ये उच्च ताप पर ही इसका अधिशोषण अधिक होता है। समझ रहा है? अच्छा, अब इसकी मोटाई जो अधिशोषित होता है, जैसे ये पदार्थ है आपका, अब इस पर ये परत, इसकी परत कैसी होगी? ये अगर जैसे आपका कोई गाड़िया है, उस पर एक परत इस पर मिट्टी चढ़ गई मान लीजिए, तो क्या दूसरी परत मिट्टी नहीं चढ़ सकती? तीसरी परत नहीं चढ़ेगी? हाँ, इस पर चढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर देखो, अगर ये एल्युमिनियम है मान लीजिए, इस पर ऑक्सीजन आ गया है, तो एक बार ऑक्सीजन का कण जो आ जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया आपका, ये बना लिया। अगर फिर ऑक्सीजन इस पर आवे तो ये ऑक्सीजन जब यहां था, ऑक्सीजन एल्युमिनियम तो जो यहां था, जो अधिशोषक का कार्य कर रहा था, ये तो इस ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बना लिया। अब तो एल्युमिनियम है नहीं, तो एल्युमिनियम तो बना नहीं, लेकिन ऑक्सीजन अगर आएगा तो क्या ऑक्सीजन से कार्य करेगा? नहीं करेगा, अधिशोषक का कार्य नहीं करेगा। तो इसकी ये बहुआण्विक परत होती है, इसकी परत एक आणविक, एक परत वाली आणविक होती है। इसकी आणविक एक परत होती है, इसकी बहुआण्विक परत होती है। माने अधिशोषण की परत, ये परत, ये बहुआण्विक परत होती है भौतिक अधिशोषण की। भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक परत होती है। और यह एक आणविक परत होती है, इसमें एक आणविक परत होती है। हो गया? एक लास्ट पॉइंट है इसका, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा, ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है। क्यों? कि इसमें रासायनिक बंध नहीं बनता। रासायनिक बंध भौतिक अवशोषण में रासायनिक बंध नहीं बनता, अतः इसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है। सक्रियण ऊर्जा कम होती है। इसमें क्या होगा? क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप, रासायनिक बंध बनता है, आयनिक बंध बन रहा है, कोवलेंट बंध बन रहा है, तो इसमें रासायनिक बंध, इसलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? उच्च होगी। इनमें रासायनिक बंध बनता है, अतः इसकी सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। अधिक होती है। ये आपका प्रॉपर्टीज है इनके, माने गुण, कैरेक्टर जो है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन, कि ये इतने आपके गुण है, कैरेक्टर। ठीक है, आपका इतना ये देखिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग।